हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केपी लर्निंग ट्यूटोरियल में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये नहीं किया है कि हमारे प्रीवियस वीडियो को इमेज फॉर्मेशन और प्रकाश के बारे में, प्रकाश के परावर्तन के बारे में अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो, तो प्लीज़ जाके पहले वो वीडियो देखिए। ठीक है ना। तो आइए अपने टॉपिक पे आते हैं कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं पहले एक फिगर बना लेता हूँ जिसमें मैं एक ले लेता हूँ जिसको बोलेंगे दर्पण। यह है हमारा अवतल दर्पण। हमने इन चीज़ को बताया है पहले वीडियो में। तो अवतल दर्पण क्यों है बच्चा? ये अवतल दर्पण ये इसलिए है क्योंकि इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की ओर क्या है, दबा हुआ है। ठीक है, तो मैं एक लाइन खींचने के लिए प्रयोग करूंगा अपने छड़ी का। ठीक है, चलिए अब देखिए ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे कोई पोल होता है जिसको बोलते हैं ध्रुव। अब प्रिंसिपल एक्सिस से जितनी दूरी पर फोकस होगा उतनी ही दूरी पर क्या होगा, फी होगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन में हमने पढ़ा था कि जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो कहाँ से होकर जाती है, फोकस से। ठीक है, फोकस से होकर चली जाती है, वो फोकस से होकर चली जाती है। यानी ये हमारी है इंसिडेंट रे, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अगर मैं इन दोनों के बीच में कोई लंब डालूं, ठीक है ऐसे, तो वो कहाँ से होकर जाएगी बच्चा, फी से होकर जाएगी। ठीक है, ये फी से होकर जाएगी। अब मैं इसका नामकरण कर देता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ ए, ये बी, एफ सी, पी हो गया। अब मैं इसका नाम रख देता हूँ M1 और M2। ठीक है, सबसे पहले इसका डेरिवेशन करने से पहले हमें लिख लेना पड़ेगा क्या, कि माना M1 और M2 एक क्या है, मिरर है, दर्पण है, जिसमें ये कोई प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, उसमें मुख्य अक्ष है जिस पर बिंदु P जिसको बोलते हैं ध्रुव तथा फोकस F, ठीक है, तथा सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र C स्थित है। ठीक है, इसके पैरेलल मुख्य अक्ष के समांतर हमारी रेखा कौन सी है, AB, जिसको बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, अब ये आपतित परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, B और F से होकर जाती है ना, तो ये लिख देंगे। और क्या लिखेंगे, हमने क्या A और B दो पैरेलल लाइन के बीच में क्या है, लंब है ये। ठीक है, जिसको बोलते हैं एकांतर कोण। अगर मैं ये बोलूँ कि दो पैरेलल लाइन है, उसको बीच से ऐसे कोई लाइन कट कर रही है तो उसको क्या बोलते हैं, एकांतर कोण बोलते हैं। जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये वाले एंगल, ठीक है, ये और ये एंगल आपस में हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और हम डेरिवेशन करना स्टार्ट करते हैं। पहले क्या लिखेंगे बच्चा, सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि ये वाली एंगल और ये वाली एंगल आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि यह है आपतित कोण, यह है परावर्तित कोण। ठीक है, बीच में ये अभिलंब, हमने अभी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि जब हम लोग ये सॉल्व करते थे तो बीच में जब अभिलंब होता था, ऐसे अभिलंब होता था, तो क्या होता था बच्चा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में हमेशा क्या होता था, बराबर, मतलब I और R। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, कि एंगल ABC लिख सकता हूँ। यहाँ पे एंगल ABC बराबर होगा किसके बच्चा, एंगल CBF के। किसके बराबर होगा, एंगल CBF के। यहाँ तक समझ में आया? हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि ABC बराबर है किसके, CBF के। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या जानते हैं कि अगर ये वाली, हम त्रिभुज की बात करेंगे, इस बीच की जो त्रिभुज है उसकी बात करेंगे। ठीक है, अच्छा ये जानो थोड़ा सा कि अगर ये वाली एंगल अंतः एकांतर कोण से, जैसे ये वाली है, अगर ये वाली एंगल I है तो ये क्या हो जाएगी, I हो जाएगी। उसी प्रकार अगर हम इस एंगल को I मान रहे हैं, इसको R मान रहे हैं, तो ये वाली एंगल क्या हो जाएगी, ये वाली एंगल I हो जाएगी ना। तो वैसे ही चलिए देखते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे कि AB पैरेलल है किसके, C और P के। तो लिखिएगा बच्चा AB पैरेलल है C और P के। ठीक है, और उस पर क्या है, BC क्या है, BC दोनों रेखा को क्या कर रही है, काट रही है। यहाँ पे देखो BC क्या करे, दोनों रेखा को
काट रही है, तो लिख देंगे अतः BC दोनों रेखा को काट रही है, ठीक है, दोनों रेखा को काट रही है। अब देखो हम बात करेंगे त्रिभुज की, तो त्रिभुज इसमें तुमको कहाँ दिख रहा है, ये वाली त्रिभुज दिख रहा है कुछ ऐसा, यहाँ पे फिगर बनाते हुए चलेंगे तो बहुत आसान दिखेगा तुमको, ठीक है। ये वाली त्रिभुज, ये बीच में जो तुमको त्रिभुज दिख रहा है C B और F वाली, तो यहाँ पे क्या है C B और F, ये लिख सकते हैं। जब ये लिख देंगे तो क्या क्या बराबर हो जाएगा इसमें, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब अतः अगर ये बराबर हो जाएगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं एंगल BCF बराबर होगा एंगल CBF के, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, CBF बराबर है CBF के, ये इसके बराबर, ये दोनों बराबर हैं। तो अगर ये दोनों बराबर हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल ABC बराबर होगा एंगल ABC बराबर होगा एंगल BCF के, एंगल ABC बराबर होगा एंगल BCF के, हो जाएगा। मतलब ABC बराबर होगा BCF के, मतलब ये वाली एंगल और ये वाली एंगल आपस में बराबर हो जाएंगी, हो जाएगा। अब चलो इसके आगे जब बढ़ते हैं तो क्या लिखेंगे, जब ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे तो ये वाली रे और ये वाली रे आपस में बराबर हो जाएंगे। लाइन मैं क्या कह रहा हूँ, देखो ये कोई त्रिभुज है, अगर किसी भी त्रिभुज में तुमको दो किरण या दो एंगल दो एंगल, ठीक है, दो कोण अगर मिल रही है तो ये लाइन भी तो बराबर हो जाएगा, दो लाइन क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे कि CF बराबर हो जाएगा किसके, FB के, ठीक है। अतः CF बराबर हो जाएगा B और F के, ठीक है। कैसे हुआ ये, समांतर कोण, ये क्या है, समांतर कोण के सामने की भुजा है, ठीक है। लिखेंगे समांतर कोण की सामने की भुजा, ठीक है, समांतर कोण के सामने की भुजा, ठीक है ना, समांतर कोण के सामने की भुजा। अब यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, अगर दर्पण का द्वारक क्या हो, बहुत छोटा हो, यदि, ठीक है, यदि लिखो यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, यानी तुमको कुछ ऐसा दिखेगा दर्पण, ये जो चीजें यहाँ दिख रही है ये आके यहाँ चला आएगा यहाँ, तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, ये डिस्टेंस कुछ ऐसा दिखेगा तुमको, ऐसा कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब एकदम पास। तो ये वाली लाइन आपस में बराबर हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले F, हम अगर थोड़ा बड़ा बनाए इसको, बहुत छोटी की बात कर रहे हैं, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में बराबर हो जाएगा। ये बहुत छोटा है, हम इतना बड़ा तुमको समझने के लिए बता रहे हैं, लेकिन ये बहुत छोटा है, ठीक है। F B और F, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अच्छा इक्वेशन नंबर इसको 3 कर लेना, कहाँ गया, इसको 3 कर लेना इक्वेशन, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 4 हमने हाथ निकालेंगे कैसे, अच्छा B और F बराबर हो जाएंगे, यहाँ पे P रहेगा, P F और P के। यहाँ तक समझ में आया। हमने क्या बोला कि यदि दर्पण का द्वारक क्या हो, बहुत छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो क्या हो जाएगा, ये रे FB और FP आपस में क्या हो जाएंगे, हमेशा बराबर हो जाएंगे। अब इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। चलो इक्वेशन नंबर इसको लिख लेते हैं 4। अब हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 से लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से हमको क्या दिख रहा है, दोनों में B और F दोनों में है, तो क्या लिख देंगे, CF बराबर का FP, CF बराबर ये FP,
ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक? हमने क्या किया, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को बराबर किया। देखो कैसे किए, क्या किए हैं यहाँ पे हम, सी एफ बराबर का बी एफ इज इक्वल टू बी एफ इज इक्वल टू एफ पी। ठीक है, अगर हम इसको सरल करेंगे तो ये दोनों सेम दिख रहा है तो कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, सी एफ इज इक्वल टू एफ पी, ये बच जाएगा हमारे पास, बस वहीं तो लिखे हैं यहाँ। ठीक है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब चलो देखो, अगर यहाँ तक समझ में आ गया चीज़ें, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे अतः लिखेंगे अतः C और P, CP, अब हमको CP की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या जानते हैं, अगर तुमको ये पूरी डिस्टेंस निकालनी है, यानी C से लेकर के P तक की दूरी क्या होती है, R, मतलब ये जो डिस्टेंस होती है इसको क्या कैसे करते हैं, इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल R से। ठीक है, और फोकस से पोल तक की दूरी क्या होती है, ये होती है स्मॉल f। ठीक है, ये दूरी स्मॉल f होती है, और पोल से लेकर के वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या होती है, जिसको बोलते हैं r। ठीक है, अगर हमें ये डिस्टेंस पूरी डिस्टेंस निकालनी हो तो इस डिस्टेंस को और इसको अगर हम ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो सी एफ जोड़ेंगे, सी एफ प्लस का एफ पी या पी एफ, लिखो एफ पी। हमें क्या बच्चा पता है, देखो हमें ये तो डिस्टेंस पता है कि P से लेकर के F तक की दूरी को हम स्मॉल f कहते हैं, जैसे कि ये है, इसको हमें पता, लेकिन सी एफ थोड़ी पता है, तो हम सी एफ की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। समीकरण 5 की वैल्यू मतलब पुट करने पर इसमें, ठीक है, लिखो समीकरण 5 से क्या कर रहे हैं बच्चा, उसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे। सी एफ बराबर एफ पी होता है, तो सी एफ की जगह एफ पी रख सकते हैं ना समीकरण 5 से। ठीक है, तो लिखेंगे सी पी इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या रखें, एफ पी प्लस का एफ और पी। ठीक है, तो सी पी बराबर क्या आ जाएगा, एफ पी, तो 2 एफ पी। अब हम सी पी क्या है बच्चा, देखो सी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, कैपिटल आर, तो यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। अब इसके बाद देखो एफ पी, एफ से लेकर के पी तक की दूरी क्या है बच्चा, एफ है स्मॉल एफ, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2f। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या कर देंगे, अगर हम r बराबर 2f अगर हम ला दिए हैं, तो इसके बाद अगर हम f की वैल्यू निकालनी चाहे तो निकाल लेंगे, f बराबर r/2। हमको यही तो प्रूफ करना था कि हमारा जो फोकस दूरी होता है, हमारा जो फोकस होता है ये पूरा r, ठीक है, जो हमारा r होता है ये फोकस की 2 गुनी होती है। ठीक है, ये वक्रता के अंदर जो हमारा वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। अगर मैं पूछूं कि फोकस दूरी क्या होती है, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ पे जैसे तुमको दिख रहा है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या है, आधी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा होता है, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या की आधी मतलब 2, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा होता है। ठीक है, वही चीज़ है कि अगर फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या अपॉन में 2, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अच्छा, एक बार मैं थोड़ी सी जल्दी से बता देता हूँ क्या किया हमने। देखो हमने सबसे पहले क्या किया, इक्वेशन नंबर, जैसे कि यहाँ पे ए बी सी, पहले इसको लिख लेना है। लिखने के बाद जब डेरिवेशन सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, ए बी सी बराबर किसके है, सी बी एफ के। ठीक है, क्योंकि ये परावर्तन के नियम से, इसके बाद लिख लेना परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। ठीक है, परावर्तन के नियम से कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, बराबर। ठीक है, अगर हमने ये वाला एंगल बराबर कर लिया तो ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, कैसे, वो हो जाएगा हमारा एकांतर कोण से, ये एकांतर कोण से। ठीक है, ये वाली कोण और ये वाली कोण आपस में बराबर हो जाएगी एकांतर कोण से, जैसे हमने यहाँ किया है, इसको लिख सकते भी हो कि एकांतर कोण से। ठीक है, अंतः एकांतर कोण से, अंतः एकांतर कोण से। ठीक है, ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है, यानी कि ये वाली एंगल और ये वाली एंगल आपस में बराबर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मान लिया इसको हम। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब सॉल्व किया तो ये आ गया था हमारा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो ये वाली एंगल और ये वाली एंगल आपस में बराबर है। ठीक है, तो हमने इसको बराबर ये कर दिया है, इक्वेशन नंबर इसको हमने क्या कर दिया, 3 रख दिया यहाँ पे। देखो सी एफ, अब हमने क्या जाना कि अगर किसी भी कोण का
किसी भी कोण का अगर दो एंगल सेम हो, ये वाली एंगल और ये वाला एंगल अगर सेम हो, तो इसके जो ये लाइन है ये दोनों सेम हो जाएगा। तो हमने वही तो किया है, ये सेम कर दिया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब हमने क्या किया, अगर दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, जैसे यहाँ पे हमने लिया है दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी सेम है, तो हमने क्या लिखा कि पी एफ और पी और एफ, ठीक है, एफ बी और एफ पी, ये बराबर इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 से सॉल्व करने पर क्या आया, इक्वेशन सॉल्व करना तो क्या हुआ था कि एफ पी और यहाँ पे देखो एफ पी बराबर है, तो ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा एफ पी और फी एफ। तो हमने लिखा है फी एफ बराबर एफ पी, अतः फी पी बराबर, अगर हमने फी पी बराबर फी पी की वैल्यू हमको निकालनी है पूरी, ठीक है, अगर फी पी की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ठीक है, इसके मान को और इसके मान को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, इतना मान और इतना मान को अगर जोड़ दिए तो ये टोटल मान निकल जाएगा हमारा। तो हमने क्या किया, फी पी बराबर ये फी एफ और प्लस का एफ पी को ऐड किया तो इतना आ गया। अब इक्वेशन नंबर 5 जो फी एफ बराबर एफ पी है उसकी वैल्यू हमने क्या रखा, इक्वेशन नंबर 6 में, इसको 6 मान लो, इक्वेशन नंबर 6 मान लो इसको, इक्वेशन नंबर 6 में रखने पे, ठीक है, तो कुछ ये आ गया और हमने प्रूफ कर दिया। जब यहाँ तक तुम कर लोगे तो आराम से प्रूफ कर सकते हो इसको, ठीक है। हाँ, और आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है, अगर आप लोगों ने हमारा टेस्ट नहीं दिया है तो पेपर हमने यहाँ पे देखो दे दिए हैं, आप लोग इस टेस्ट को जरूर दीजिए ताकि आपको जितने भी डाउट हो, फर्स्ट चैप्टर से जितने भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पे फिल करने की कोशिश किया है। जितने प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, घुमा के फिरा के, चाहे जैसे भी जितने प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उतने प्रकार से क्वेश्चन हमने यहाँ पे दिया है। और हमने 20 MCQ क्वेश्चन दिया है और 25 एक चैप्टर से 25 क्वेश्चन हमने दिया है, जो कि लॉन्ग होगा, शॉर्ट होगा, वेरी शॉर्ट होगा, 2 नंबर के क्वेश्चन भी इसमें रहेंगे, 5 नंबर के भी रहेंगे, उससे अधिक नंबर के भी रहेंगे। तुम्हारे एग्जाम में जो भी इंपॉर्टेंट पहले चैप्टर से होंगे ये सारी चीज़ें तुमको इसमें मिल जाएंगी, ठीक है ना। चलिए, आई होप आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छी लगी होंगी, ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि हमारी फैमिली और बड़ी हो सके और हम आप लोगों के लिए और कुछ नया कर सके, ठीक है। चलिए, थैंक यू।